स्टूडेंट्स, आप सभी का गुरुकुल क्लासेज में स्वागत करती हूँ। आज मैं सामान्य विज्ञान सीरीज पार्ट 4 आनुवंशिकी और वनस्पति विज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, जिससे जो नई वीडियो है आप तक पहले पहुँच जाएँ। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। कोलेरा शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। ओके, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी कहलाता है। ओके, सबसे छोटा शैवाल कहाँ पाया जाता है? सबसे छोटा शैवाल गुणसूत्र में सबसे छोटा शैवाल पाया जाता है। सबसे छोटा शैवाल गुणसूत्र में पाया जाता है। ओके, और कोलेरा शैवाल का प्रयोग अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। माइकोलॉजी में किया जाता है कवक का अध्ययन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में रहता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। ओके, पादप जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। ओके, पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए रहता है। पादप विषाणु के केंद्र में आरएनए में रहता है। और पादप कोशिका में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक डीएनए में रहता है। पादप कोशिका में हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के डीएनए में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से विषाणु का आकार 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। ओके, विषाणु का जो सामान्य आकार होता है 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। विषाणु की खोज इवानवास्की ने किया था। विषाणु की खोज इवानवास्की ने किया था। ओके, विषाणु का आकार सामान्यतः 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच होता है। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। विषाणु की खोज इवानवास्की ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन पानी से निकलता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो केवल हरे पौधों में होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, ना कि रात में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है और हरे पौधों में होती है। ओके, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु नाम
1829 में एरहेन वर्ग ने दिया था। ओके, जीवाणु का नाम 1829 में एरहेन वर्ग ने दिया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया था। ओके, ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। जीवाणु कॉलरा एवं जैसे क्षय रोग होता है, टीबी जिसे हम लोग कहते हैं, कॉलरा क्षय रोग को टीबी कहा जाता है। तो ये जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। टीबी जो होता है वो जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक एवं भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। ओके, हरे रंग के प्रकाश में लाल कवक व भूरा कवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होती है, और प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो बैंगनी प्रकाश में सबसे कम होती है। बैंगनी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उनके वातावरण के संबंध में किया जाता है। पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम A.G. टॉन्सले ने 1935 में परिभाषित किया था। A.G. टॉन्सले ने परिभाषित किया था 1935 में। ओके, A.G. टॉन्सले ने A.G. टॉन्सले ने किया था। ओके, पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र ये बंगलौर में है। पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र ये बंगलौर में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोएम भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो होता है वो भोज्य पदार्थों को पत्तियों से जड़ों तक पहुंचाता है। ओके, पहुंचाता है। जाइलम जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम जो होता है और वो जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का क्या कार्य है? यह खाद्य पदार्थों का सम्मोहन इसमें फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का सम्मोहन भी होता है फ्लोएम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से 1990 में लुई पास्चर ने रेबीज का टीका की खोज की। 1990 में लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। ओके, एंटी रेबीज वैक्सीन ये जो है ये कुत्ता काटने पर लगाया जाता है। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ये एंटी रेबीज वैक्सीन ये कुत्ता काटने पर लगाया जाता है और इसे रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से रेडियो पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रभाव से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। ओके, रेडियोधर्मी पदार्थ के प्रदूषण से ल्यूकीमिया
व हड्डी का कैंसर रोग उत्पन्न होता है। ओके। रेडियोधर्मी पदार्थों के प्रदूषण से ल्यूकीमिया व हड्डी का कैंसर जो होता है रोग उत्पन्न होता है। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन को ओकोजीन कहते हैं। ओकोजीन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन को ओकोजीन कहते हैं। ओकोजीन कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों के अध्ययन को आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों तथा कारणों के अध्ययन को आनुवंशिक या जेनेटिक्स कहते हैं। ओके। आनुवंशिक के पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में किया था। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए सर्वप्रथम मेंडल ने मटर के पौधों का चुनाव किया था। आनुवंशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे का चुनाव किया था। ओके। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोबिंद खुराना ने 1970 में ईस्ट एलिन tRNA के लिए किया था। ओके। पहले कृत्रिम जीन का निर्माण हरगोबिंद खुराना ने 1970 में ईस्ट एलिन tRNA के लिए किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने 1909 में किया था। ओके। और प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। ओके। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तापमान बढ़ने पर पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। ओके। आर्द्रता का संबंध वाष्प उत्सर्जन से होता है। आर्द्रता का संबंध वाष्प उत्सर्जन से होता है और वाष्प उत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है। ओके। वाष्प उत्सर्जन कम होने पर आर्द्रता अधिक होती है और ताप बढ़ने पर पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी होते हैं और सिर्फ ये पौधों पर आश्रित रहते हैं। ओके। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और ये सिर्फ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। ओके। और मांसाहारी में सामान्यतः आहार नाल सबसे बड़ा होता है। मांसाहारी में आहार नाल जो है सबसे बड़ा होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। यहाँ से राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में होता है। राइजोबियम का प्रयोग जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में
होता है। ओके, राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है। राइजोबियम जो होता है वो दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ओके।